brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की, आगरा ज़िले की। बल्कि आगरा ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है मलपुरा। इस मलपुरा गांव में आज से तकरीबन 20 महीने पहले, यानी फरवरी 2024, एक नौजवान की बुरी तरह से जली हुई लाश एक खेत के बिल्कुल किनारे पर सड़क के पास पड़ी हुई मिलती है। और ये तारीख है 20 फरवरी 2024 की, यानी 20 फरवरी 2024। जब ये डेड बॉडी मिलती है तो लोग देखते हैं और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि खेतों में अगर किसी इंसान की जली हुई लाश मिले तो यकीनन मामला कत्ल का है। और बॉडी हालांकि पूरी तरह से जली हुई थी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर या ढांचा जिसे कहते हैं वो बचा था, और देखने से ऐसा लगता था कि शायद ये किसी नौजवान लड़के की लाश है। लेकिन वो नौजवान लड़का कौन हो सकता है, इसकी पहचान करना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि न तो कपड़े सही सलामत थे, न ही कोई बॉडी पार्ट ऐसा इंटैक्ट था जिसमें बर्न इंजरी न हो। तो कुल मिलाकर पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। अब पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस ने लाश को अपने कब्ज़े में लिया और ये पता करने लगे कि आसपास के गांव से या इसी मलपुरा गांव से कोई लड़का, नौजवान लड़का गायब तो नहीं है। तो पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को पता चला कि हाँ, बिल्कुल 18 तारीख को, यानी बमुश्किल 2 दिन पहले, उस गांव का एक नौजवान जिसका नाम है राकेश सिंह, वो जो है गायब हो गया है, कहीं गया हुआ है और वापस नहीं आया। उसका मोबाइल फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि अगर इसी एज ग्रुप का एक लड़का 2 दिन पहले उस गांव से गायब हुआ है और डेड बॉडी जली हुई वहाँ पर मिल रही है उसी एज ग्रुप के लड़के की, तो ये राकेश की ही लाश हो सकती है। आशंका इसी बात की सबसे ज़्यादा थी। तो पुलिस ने राकेश के घर वालों को बुलाया और कहा कि एक बार प्लीज़ डेड बॉडी देखिए और बताइए कि क्या ये आपके बच्चे की लाश है या नहीं। राकेश के घर वाले वहाँ पहुँचे, पूरा गांव इकट्ठा था। उन्होंने देखा और देखने के बाद गांव के दूसरे लोगों से भी मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि नहीं, ये लाश जो है अपने बेटे की तो नहीं लगती। तो राकेश के परिवार वालों ने मना कर दिया और इसी के साथ पुलिस की जो तफ्तीश को एक डायरेक्शन मिलने वाला था, वो डायरेक्शन मिलने से पहले ही तफ्तीश वहाँ पर हॉल्ट हो गई, रुक गई, क्योंकि आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाया वो डेड बॉडी। पुलिस ने उस डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लिया और उसकी तस्वीरें वगैरह क्लिक की। कुछ डेड बॉडी के पार्ट्स, सैंपल वगैरह पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिए, कलेक्ट किए और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस बीच पुलिस आसपास के इलाकों में भी पता कर रही थी क्या कि इस एज ग्रुप का कोई लड़का अगर गायब हो और उसके घर वाले अगर इन तस्वीरों को देखकर पहचान पाए। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। एक परिवार ने ये दावा किया, वो परिवार राजस्थान के धौलपुर का था, कि हाँ, ये हमारे बच्चे की ही लाश है। अब पुलिस ने उस एंगल को एक्सप्लोर किया कि बच्चा कब निकला, कहाँ गया, मोबाइल फ़ोन क्या है, कहाँ है। तो जब उस एंगल को पुलिस ने एक्सप्लोर किया तो पुलिस जो है वो एक्सप्लोर करने के बावजूद जो है इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि वो बॉडी जो है उसी धौलपुर के फैमिली के बच्चे की है या नहीं। मतलब कोशिश कर ली पुलिस, लेकिन वो रिलेट नहीं हो पाया मामला। ऐसे में मामला काफ़ी तफ्तीश करने के बावजूद वहीं पर अटका हुआ था जहां पर पहले दिन था, यानी 20 फरवरी के दिन। स्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी चीज़ें। तो पुलिस ने तय किया कि अब एक काम करते हैं, ये जो दोनों परिवार है, एक परिवार जिस पर हमें शक है कि इनका बेटा हो सकता है, वो डिसोन कर रहे हैं, मान नहीं रहे, और दूसरा परिवार जो कह रहे हैं कि हमारा बेटा है और वो चीज़ें जो है जुड़ नहीं रही हैं, कड़ियाँ जुड़ नहीं रही हैं। तो एक काम करते हैं कि दोनों के डीएनए सैंपल कलेक्ट करते हैं, दोनों फैमिली के, और इस डेड बॉडी से जो हमने डीएनए सैंपल कलेक्ट किया हम इनका मिलान करवाते हैं। पुलिस ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। डीएनए सैंपल दोनों परिवारों से लिए गए और डेड बॉडी से भी सैंपल लिए गए थे और उसके बाद उसे आगे फर्दर एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया। रिपोर्ट जब आई तो वो शॉकिंग रिपोर्ट थी। रिपोर्ट ये थी कि ये बॉडी जो है कहीं धौलपुर राजस्थान के किसी लड़के की नहीं, बल्कि उसी गांव के रहने वाले उस राकेश की ही थी, जो राकेश बमुश्किल 2 दिन पहले अपने घर से गायब हो गया था और जिसका मोबाइल फ़ोन भी नॉट रीचेबल था। अब घर वालों को
कई महीने गुजर जाने के बाद जब ये बात पता चली तो उन पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि अब तक तो वो ये मान रहे थे कि हमारा बेटा कहीं ज़िंदा है, कहीं चला गया है, लौट कर आएगा। उम्मीद की एक किरण जो है उन्हें नज़र आ रही थी। लेकिन अब डीएनए एग्जामिनेशन के बाद उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। वो बुरी तरह से रोने लगे और दुखी हो गए। पुलिस कई महीनों में तफ्तीश करने के बाद और डीएनए की रिपोर्ट हासिल करने के बाद एक मुकाम तक पहुंच चुकी थी और ये पता कर चुकी थी कि हाँ, ये बॉडी इसी गांव के रहने वाले राकेश की थी। लेकिन अब पुलिस को ये पता करना था कि आखिर राकेश का कत्ल हुआ क्यों और मोटिव या इंटेंशन इसके पीछे क्या हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि गांव का इलाका, और वो भी फरवरी की सर्द रात, और जैसा सुनसान जगह, जैसी जगह सुनसान, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी स्विच ऑफ था। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करे तो कैसे करे, ये पुलिस के पास एक चैलेंज था। और पुलिस ने इसके बाद अपना जो डिटेक्टिव नेटवर्क है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में या इधर हिंदी में कहते हैं मुखबिरों का जो नेटवर्क है, पुलिस ने उसको एक्टिवेट किया। और गांव में किसी की दोस्ती और दुश्मनी आसानी से छुपती नहीं है, क्योंकि गांव के लोग इन सब मामलों में बड़े एक्टिव होते हैं। उनको पता होता है कि पड़ोस में कौन सा आदमी कहाँ उठता बैठता है, किसकी किससे बहुत ज़्यादा दोस्ती है, किससे लड़ाई हो गई है। तो हुआ ये कि पुलिस ने जब गांव के लोगों से थोड़ी बातचीत की, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, अपने मुखबिरों को काम पर लगाया, तो पता चला कि ये जो राकेश है, इसका रिश्ते में एक आदमी है जो रिश्ते में उसका फूफा लगता है, और उसका नाम है देवीराम। देवीराम उसी गांव में कुछ समय पहले तक मिठाई की दुकान चलाया करता था, और उस देवीराम के साथ राकेश की किसी बात को लेकर कहासुनी और लड़ाई झगड़ा हुआ था, और दोनों रिश्ते में जो है वो फूफा और भतीजा थे। तो ऐसे में अब पुलिस जो है वो देवीराम के बारे में पता करने लगी। लेकिन पुलिस को तब एक और झटका लगा जब पता चला कि देवीराम तो गांव छोड़कर जा चुका है। घर गांव में ही है, घर के लोग गांव में ही है, लेकिन वो दिल्ली में रहकर काम करता था, और उसकी दुकान जो अच्छी खासी चलती थी फरवरी महीने तक, उसके बाद उसने वो दुकान बंद कर दी थी, मिठाइयों की दुकान, और वहाँ से वो माइग्रेट कर गया था और दिल्ली में आकर नौकरी कर रहा था। ये पुलिस के लिए एक और शक बढ़ाने वाली बात थी। एक तो देवीराम के ऊपर शक पुलिस को हो गया, लोगों ने जानकारी दी कि लड़ाई हुई थी, और दूसरा जिस तरह से उसने अचानक अपनी दुकान बंद करके खुद को दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला कर लिया, उससे पुलिस को लगा कि हो सकता है कि वो इस जगह से दूर जाना चाहता था। पुलिस ने अब देवीराम को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं साहब, कोई दुश्मनी नहीं, हमारे तो रिश्ते में वो भतीजा लगता था, दुश्मनी किस बात की, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस ने देवीराम का मोबाइल फ़ोन लिया और उसकी अच्छी तरह से स्कैनिंग की, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की स्कैनिंग की तो उससे एक बहुत वाइटल क्लू, या क्लू भी नहीं, मैं कहूँगा उससे एक कदम आगे बढ़कर उससे एक बहुत वाइटल एविडेंस पुलिस के हाथ लगा। वो एविडेंस कुछ ऑडियो क्लिप्स की सूरत में थे। वो ऑडियो क्लिप जो देवीराम ने रिकॉर्ड करके अपने भतीजे राकेश को भेजे थे, जिससे उसकी दुश्मनी थी या लड़ाई थी। बेसिकली कहानी ये थी कि देवीराम की एक बेटी है, और उस बेटी को कभी नहाते हुए इस राकेश ने उसके कुछ वीडियोस बना लिए थे। इंग्लिश में उसके लिए एक टर्म है जो महिलाओं को या लड़कियों को चुपके से बिना कपड़ों के या प्राइवेट मोमेंट में वॉच करने की कोशिश करता है, देखता है, उसके लिए एक टर्म है, उसे कहते हैं पीपिंग टॉम। तो ये जो बंदा है राकेश, इसमें वो पीपिंग टॉम वाली मेंटलिटी थी। तो ये पीपिंग टॉम राकेश, इसने कुछ वीडियोस जो है देवीराम की बेटी के बना लिए थे, और उस लड़की को जो ऑलरेडी माइनर है उसे ब्लैकमेल कर रहा था, उससे अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता था। इसके बारे में उस बच्ची ने अपने पिता को बताया था। अब कोई भी पिता इस तरह की बात सुनता तो वो कैसे खुद पर काबू रखता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कत्ल करेगा, लेकिन गुस्सा तो आएगा, और कायदे से उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था, कानून की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने कानून अपने हाथ में लेने का फैसला किया, और 18 तारीख की रात को उसने धोखे से इस लड़के को, राकेश को, अपनी दुकान पर बुलाया, मिठाइयों की दुकान पर। और चूंकि सन्नाटा था, गांव जैसी जगह, सर्द रात, आसपास कोई नहीं था, उसने एक तार से और इस लड़के के गले में मौजूद मफलर से गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी। और राकेश की हत्या करने के बाद फिर अपने एक और भतीजे को बुलाया। वो भतीजा राकेश का भाई नहीं था, लेकिन उसका रिश्ते में भतीजा लगता था। उसे बुलाया, और बुलाने के बाद राकेश की बॉडी को उन्होंने
एक नीले रंग के ड्रम में भरा और भरने के बाद लोडर गाड़ी जो होती है, जिसे माल ढोने वाली छोटी छोटी गाड़ियाँ, छोटा हाथी या पिकअप वैन जिसे कहते हैं, उस एक गाड़ी में उन्होंने उस डेड बॉडी को लोड किया और रात को ही लेकर गए वहाँ पास में एक नदी है, उस नदी के पास खेत में, और पेट्रोल छिड़क कर उस लाश को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। और इस लड़के के जो बिलोंगिंग्स थे, मोबाइल फ़ोन, मफलर और दूसरी चीज़ें, वो सारी चीज़ें खारी नदी के पानी में उन्होंने फेंक दी। जो मोटरसाइकिल था उसे दूर कहीं लावारिस किसी जगह पर पार्क कर दिया और ये लोग अपने घर आ गए और इत्मीनान से रहने लगे। जब सुबह 2 दिन बाद लाश लोगों ने नोटिस किया 20 तारीख को, तो फिर पूरे गांव के साथ ये लोग भी वहाँ पहुँचे थे, जो लोग कत्ल करके लाश ठिकाने लगा चुके थे, और पुलिस को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो पहले तो लाश की पहचान ही पता होने में काफ़ी वक्त लग गया, और जब 20 महीने बाद तकरीबन 20 महीने तो नहीं, तकरीबन 19 महीने बाद जब तकरीबन लाश की पहचान पता हो पाई डीएनए रिपोर्ट से और पुलिस ने अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया, तब इन लोगों के बारे में जानकारी मिली। अब देवीराम अपने मुंह से सारा जुर्म कबूल कर चुका है। उसने माना है कि अपनी बेटी को ब्लैकमेल किए जाने से गुस्सा कर उसने राकेश की हत्या की थी और उसकी लाश को जला दिया था, और इसमें एक और उसके भतीजे ने उसकी मदद की थी। तो फिलहाल पुलिस ने देवीराम को पकड़ा है। कत्ल के सबूत मिटाने के आरोप में जिस नौजवान ने कातिल की मदद की थी, आरोपी कातिल की मदद की थी, वो फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। तो ये था पूरा घटनाक्रम, और एक ग्रामीण इलाके की पुलिस जिस तरह से डीएनए एग्जामिनेशन के ज़रिए इस मामले को सॉल्व करने में कामयाब हो पाई, वो यकीनन एक अच्छी नज़ीर है इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की कहानी यहीं तक, और आज थोड़ी वक्त की कमी है। वो वक्त की कमी मेरे लिए नहीं है, लेकिन चूँकि अभी शम्स सर को जो है वो वारदात के लिए कुछ एंकर्स वगैरह रिकॉर्ड करना है और कुछ और भी काम है, तो थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है। लेकिन इसके बावजूद कल मैंने जो स्टोरी सुनाई थी, आइए उनमें से कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं जल्दी से पढ़ते हैं। शांतनु सरकार ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि उन्हें स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी लगती है और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज़ जो है वो रेगुलरली वो कह रहे हैं कि सुनाया करूं मैं। थैंक यू वेरी मच। टेंडोल के नाम से एक आईडी उन्होंने विश किया है। अहमद पठान है और इन्होंने कहा है आई लाइक द वे यू टेल द स्टोरीज़। थैंक यू वेरी मच। जगमोहन सिंह, ये नकोदर पंजाब से हैं, और उन्होंने कल मैंने जो स्टोरी सुनाई थी उसके लिए उन्होंने पुलिस वालों की तारीफ़ की है। अच्छा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी ने कल वाली स्टोरी नहीं सुनी है ना, तो प्लीज़ उस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। मैं इतना ज़ोर देकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन की इतनी शानदार स्टोरीज़ आमतौर पर कम सुनने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन की स्टोरीज़ तो मैं रोज़ सुनाता हूँ, जैसे आज भी मैंने स्टोरी सुनाई है, लेकिन कल वाली स्टोरी मुझे लगता है कि आज की स्टोरी से भी कहीं ज़्यादा बेटर है। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो स्टोरी उस समय की है जब इतने मेथड्स पुलिस के पास नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट लोगों के नहीं होते थे, तो मैनुअली किसी मामले को क्रैक करना और गुनहगारों को पकड़ना पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग होता होगा। तो इसलिए कल वाली स्टोरी सुनिएगा। जगदीश चांडेगड़ा जी, पीके चंद्रा जी, गियर शिफ्टर के नाम से एक आईडी है, रिकी सलारिया साहब, सुरभि स्टार के नाम से एक आईडी है, परूप श्रेष्ठा जी, संदीप कुमार और वासुदेव महतो, ये रांची से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। भास्कर अरगड़े जी, तो खैर ये मुझे बहुत, जैसे कहते हैं ना कि रेगुलर हमारी स्टोरी पे कमेंट करते हैं, फुल ऑफ पॉजिटिविटी से भरे हुए रहते हैं। हालांकि आप सारे लोग हैं, लेकिन भास्कर जी भी उनमें से एक हैं। थैंक यू वेरी मच भास्कर जी। जगदीश जी का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और कमेंट भी करते हैं। कार्तिक धर्मा ने भी कमेंट किया है, और इसके अलावा मुकेश शर्मा। बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन सबका नाम और कमेंट जो है एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।